ओवरऑल इस बजट को कैसे देख रहे हैं, क्या बड़ी बातें हैं इस बजट में, पढ़ने लायक देखने लायक बातें क्या क्या हैं? विपुल, बड़ा दिलचस्प बजट है। बजट की अकाउंटिंग समझना जरूरी है। करीब 1 लाख करोड़ की रियायत इनकम टैक्स में सरकार ने इस बजट में घोषित की है। जो रियायत आयकर के ढांचे में बदलाव और 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री करके दी गई है। स्लैब्स में भी कुछ बदलाव हुए हैं, आयकर की दर के ढांचे में भी बदलाव हुए हैं, जिन पर हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ। अगर आप बजट के पिछले साल के आंकड़े को देखें तो पिछले साल का खर्च करीब 1 लाख करोड़ रुपए कम रहता है। और शायद वो जो बचत पिछले साल की थी, सरकार के पास चुनने के लिए 2 विकल्प थे। एक था कि अर्थव्यवस्था में सीधे बजट से पैसा डाला जाए और इसके बाद डिमांड जनरेट की जाए, और दूसरा तरीका यह था कि मध्य वर्ग की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए नई टैक्स रिजीम में लोगों को राहत दे दी जाए, और वो व्यवस्था इसमें दिखाई दी है। और इसलिए 12 लाख रुपए तक की आय जिसमें कैपिटल गेन से होने वाले फायदे शामिल नहीं हैं, उसे आयकर से मुक्त किया गया है। जो सैलरीड क्लास है उनके लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको मिला लिया जाए तो ये करीब 12.7 लाख 12,70,000 रुपए के आसपास की आय बनती है। अब हम सबसे पहले इनकम टैक्स की पूरे पेज को समझ लेते हैं, इसके बाद फिर हम बजट के बाकी प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। जितेंद्र सोलंकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। जितेंद्र जी, आप इस घोषणा को कैसे देख रहे हैं और जरा थोड़ा सा डिटेल में हमें समझाइए कि मध्यम वर्ग के हाथ में क्या कुछ आने वाला है? देखिए, मिडिल क्लास के ऊपर दबाव तो बहुत ज़्यादा था, ये हम देख रहे थे। और अगर इस बजट को देखें तो सरकार ने वही दबाव कम करने की कोशिश की है, क्योंकि जो ग्रोथ थी वो कहीं ना कहीं रुक रही थी, क्योंकि हाथ में पैसा नहीं था मिडिल क्लास के। अब जो रियायत सरकार ने दी है, खासकर इनकम टैक्स स्लैब को चेंज करके, उससे कंजम्पशन इंक्रीज होने की पूरी उम्मीद रहेगी, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आएगा। अगर हम नए रिजीम में, अगर इससे पुराने साल के टैक्स रिजीम को देखें तो सीधा 15 लाख से ऊपर की इनकम पे सीधा जो है आपको 30% का टैक्स पड़ता था। अब इस बार के इनकम टैक्स अगर स्लैब में हम देखें तो 24 लाख से ऊपर जाके आपको 30% का इनकम टैक्स पे करना होगा। उससे पहले जो टैक्स स्लैब आए हैं उसमें 25% और 20% ये स्लैब इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और जो रियायत मिली है 12 लाख तक की इनकम में कोई टैक्स नहीं भरना होगा। मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा बूस्ट है एक मिडिल क्लास के लिए, और कहीं ना कहीं उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आने की पूरी उम्मीद है। जी अंशुमा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण है कि टैक्स के स्लैब में जो बदलाव किए गए, और जैसा जितेंद्र जी ने बताया कि जो 2 नए स्लैब आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें इंट्रोड्यूस किए गए, सरकार ने नई स्कीम में आयकर की नई स्कीम की पूरी धारणा ही ये थी कि उसमें बचतों पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी और टैक्स की दरें कम रखी जाएंगी। रियायतें सीमित रहेंगी पर रियायतें एक मुश्त में होंगी। अभी जो ढांचा बदला, इस ढांचे के बदलने के बाद लगभग हर स्तर पर थोड़ी इनकम बढ़ने के बाद टैक्स के स्लैब बदल रहे हैं। अगर आप ऊपर से नीचे देखें तो आप 8 लाख से 12 लाख, फिर 12 लाख से 16 लाख, 4 लाख रुपए की बढ़ोतरी पर, लगभग जितेंद्र जी 4 लाख रुपए की बढ़ोतरी पर, इनकम में बढ़ोतरी पर टैक्स के स्लैब बदल रहे हैं। इससे टैक्स के भुगतान करने वाले लोगों की आय बढ़ने के साथ उन पर टैक्स की देनदारी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप नीचे से देखने की कोशिश करें तो 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री किया गया है। और इसलिए मुझे इस 12 लाख रुपए की, जितेंद्र जी, मुझे इस 12 लाख रुपए की रियायत के बाद जब मैं बजट फॉरगॉन का, रेवेन्यू फॉरगॉन का आंकड़ा पढ़ रहा था तो आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं था। 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो इस रियायत के बदले जितना नुकसान आकलित किया गया है वो 1 लाख करोड़ रुपए का है। अभी भी करीब 70% लोग ऐसे हैं जो करीब 30% लोग ऐसे हैं जो पुरानी रिजीम का हिस्सा है, 70% लोग नई रिजीम का हिस्सा है। लेकिन इससे जो सबसे बड़ा बदलाव आयकर के ढांचे में होगा अगले 6 या 7 महीने के भीतर, वो ये होगा कि अब अधिकांश लोग पुरानी रिजीम को छोड़कर नई रिजीम की तरफ आने की कोशिश करेंगे। और सरकार का मकसद भी यही था। अगर आप देखें इस रिजीम के पूरे क्रम को देखें तो हमें दिखाई देता है कि इससे पहले सरकार ने लगभग पिछले जब से नई रिजीम आई है उसके बाद से लगातार हर साल इस नई रिजीम में टैक्स की रियायतें और टैक्स की निचले स्तर पर जो शुल्क मुक्त, जो टैक्स मुक्त आय है उसका स्तर लगातार बढ़ाया है। और इस बढ़ोतरी का फ़ायदा ये हुआ है कि मैं वो स्लैब आपको पढ़कर बताता हूँ जिस तरह से सरकार ने ये स्लैब बदले हैं। इस बढ़ोतरी के हिसाब से 2005 में इस स्कीम में जो कर मुक्त आय थी, अगर आप पुराना देखें भी सरकार आने से पहले, 2014 में 2.5 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री हुआ करती थी। वो बढ़कर अगले 2019 में 5 लाख हुई, फिर उसके बाद 2023 में 7 लाख हुई और अब 2025 में 12 लाख रुपए हो गई है। और इससे एक चीज़ और सरकार ने स्पष्ट करने की कोशिश की है कि पुरानी टैक्स रिजीम में अब जाने की या रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितेंद्र जी, ट्रेड ऑफ सरकार के लिए रेवेन्यू में क्या है? चूंकि बचतों पर अब रियायतें लगभग खत्म कर दी जाएंगी, इसलिए नई टैक्स रिजीम में सीधी टैक्स रियायत देकर या टैक्स में सीधी छूट देकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
देखिए सरकार की मंशा हमेशा ये थी कि एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन रिफॉर्म की तरफ हम जाएं, और जितनी ज़्यादा छूट मिलती थी, जितने हमारे पास इनकम टैक्स सेक्शन के अंदर सेविंग प्लान थे, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन था और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो एक अपने आप में पूरी तरह से क्लियर नहीं होता था। आई थिंक इस बार के बजट में जो सरकार ने नई टैक्स रिजीम में किया है, पूरी तरह से अपनी मंशा साफ कर दी है कि एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और मिडिल क्लास को ये बोला है सीधा कि आप नए टैक्स रिजीम में आइए क्योंकि यहीं आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो निश्चित तौर पर एक बेनिफिट बड़ा बूस्टअप दिया है सरकार ने, लेकिन जैसा आपने कहा कि नए टैक्स रिजीम तक जाने के लिए भी एक पूरी तरह से सरकार ने संदेश दे दिया है। एक और दिलचस्प बात विपुल समझने जैसी है कि अब अगर आप इनकम टैक्स के ताजे आंकड़े देखें तो जो पिछले साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आंकड़े जारी किए थे, उसमें जितेंद्र जी भी इस बात से सहमत होंगे कि जो इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल किए गए हैं उसमें अदर इनकम्स का हिस्सा लगातार तेजी से बढ़ रहा है, खासतौर से वो इनकम जो स्टॉक मार्केट और कैपिटल गेन्स के जरिए आती है। और ये पूरी योजना थी, ये प्रक्रिया थी सरकार की कि पिछले साल उसने पहले उन अदर इनकम्स को टैक्स किया, कैपिटल गेन्स की दरें बढ़ाई, उनमें बदलाव किया, और जो अब लोगों की मुख्य रूप से आय है, जो आय उनकी सैलरी से आती, उससे अलावा उसकी अतिरिक्त आय को पहले टैक्स के दायरे में ठीक ढंग से लाया गया, और उसके बाद जो उनकी मेन आय है, सैलरीड आय है उस आय पर टैक्स दर में कमी की गई। तो ये जो रियायत है, अगर मैं सही हूँ जितेंद्र जी, तो ये रियायत इसमें कैपिटल गेन्स शामिल नहीं है। मतलब ये जो टैक्स 12 लाख रुपए की रियायत है, ये कैपिटल गेन्स के अलावा है। तो सरकार ने जो अतिरिक्त इनकम लोगों की हो रही स्टॉक मार्केट से, इन्वेस्टिंग से, उससे उस इनकम पर प्रॉपरली ठीक ठाक टैक्स कर दिया है, और उसके बाद फिर बाकी इस इनकम को टैक्स से छूट के दायरे में इसमें छूट बढ़ाई गई है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, और 7 लाख की इनकम जो पहले टैक्स फ्री थी, वो टैक्स एग्जाम थी, वो भी इसी कंडीशन पे थी कि इसमें दूसरी इनकम ऐड नहीं होगी। उसी को सरकार ने बरकरार रखा है और 12 लाख तक का टैक्स एग्जेम्पशन दिया है, और क्लियरली बोला है कि इसमें अगर कैपिटल गेन से इनकम होती है तो फिर ये छूट अवेलेबल नहीं होगी। तो अगर हम उस नज़रिए से भी देखें तो जिनकी केवल सैलरी इनकम है उनके लिए भी 12 लाख तक की इनकम सीधा सीधा टैक्स एग्जेम्प्टेड हो जाती है, तो अपने आप में बड़ा बूस्ट है। और इसके अलावा और भी जो अगर हम रिफॉर्म देखें, अगर सबको हम एक साथ इसके साथ अगर हम क्लब कर दें तो डिस्पोजेबल इनकम जो एक इंडिविजुअल के हाथ में आ रही है वो कहीं ज़्यादा आएगी। एक और दिलचस्प बात विपुल जी, सरकार पे कमीशन लाने वाली है, उससे पहले ये रियायतें हो गई हैं, और अगर अगले 1 साल के अंदर लोगों की तनख्वाहें बढ़ेंगी तो उनके ऊपर टैक्स का बोझ भी बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले सरकार ने टैक्स में रियायतें दे दी हैं। बाकी बजट लगभग प्रमुख घोषणाओं वाला नहीं है, और इसलिए बाजार पर हमने इसका थोड़ा सा नरम गरम असर भी देखा। राजकोषीय घाटे का आंकड़ा 4.4% का है अगले साल का, जो इन रियायतों की रोशनी में ऐसा दिखता है कि सरकार को ने खर्च में कोई बड़ी बढ़ोतरी करने से अपने आप को रोक लिया है। और अगर बड़ा एक्सपेंडिचर आने वाले समय में नहीं बढ़ेगा, मैं बजट के आंकड़े देखने की कोशिश कर रहा हूं कि कैपेक्स में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बढ़ोतरी नहीं की गई, और पिछले साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च भी नहीं हो पाया था। तो इस बार सरकार ने इस बजट को पूरी तरह मध्यवर्ग पॉपुलिज्म पर केंद्रित कर दिया, और बाकी जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर घोषणाएं थी या बाकी घोषणाओं में खर्च बढ़ाने की बात थी, उसे लगभग पिछले साल के स्तर पर ही रखा है। और ये जो ट्रेड ऑफ है, ये बजट में हमें, या ये जो संतुलन है, इस बजट में हमें दिखाई देता है। बिल्कुल। और इस बीच मनीष गुप्ता जी के पास सीधे चलते हैं। मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका बोनस पे। और सबसे पहला सवाल इसी जो टैक्स छूट मिली है उसको लेकर के आपसे जानना चाहेंगे। टैक्स को आप बड़ी नज़दीकी से देखते हैं, कैसे देख रहे हैं इस रियायत को आप सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। जी 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 देखिए जी, बात यह है कि मोदी सरकार इस समय मल्टीपल एंगल पे काम कर रही है। एंगल नंबर 1 कि देश की जीडीपी को टॉप लेवल पे ले जाना, उसके लिए इनकम होना जरूरी था। लोगों के हाथ में व्हाइट मनी हो, लोग चेक कैश की जगह अकाउंट में, बैंक अकाउंट में यूपीआई पे बिजनेस करें, उसके लिए लोगों के पास इनकम हो, लोगों को ये डर ना हो कि अरे इनकम 4 लाख हुई, मुझे टैक्स देना पड़ेगा। कितना बड़ा फ्रेमवर्क क्रिएट कर दिया। तो लोग लगातार छोटे लेवल के जो करोड़ों लोग हैं वो अब बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर शिफ्ट होंगे, जिससे जीडीपी का जो टारगेट टॉप 3 में आना, हम टॉप 3 की बात नहीं कर रहे, 2 साल में टॉप 2 में आने की चांस बन गई। पहली बात, चुनावों के मद्देनजर जो मोदी सरकार कहती थी कि हम कुछ देते नहीं है, इतना दे दिया कि अगले 3 साल तक मिडिल क्लास कुछ मांगेगा नहीं बड़ा। और इसके अलावा जो आने वाला टैक्स बिल है उसमें टैक्स बेनिफिट भी हो जाएगा। इस बात की प्रोसेस में भी चेंज होगा, घट जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली जीतने का लक्ष्य था
मुझे लगता है इस बजट प्रपोजल के साथ वो लक्ष्य भी हमने पूरा कर लिया। जिस तरीके से अमेरिकन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से शेयर मार्केट बेच के जा रहे थे, शेयर बेच के जा रहे थे, वो अब जाते रहे। इंडियन इन्वेस्टर सफिशिएंट है, कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करने का तो वो कर लेगा। तो ये वो बड़े चेंजेस है। और इसके अलावा मिडिल क्लास को सेटिस्फाई करना, सालों से कोई बेनिफिट नहीं मिला था, इस पर बड़ा बेनिफिट दे दिया है। बहुत मोटा लाभ मिडिल क्लास को हो रहा है, पूरे देश के लिए बहुत हर्ष का विषय है। चले, लेकिन ये हर्ष जो है वो बाजार पे दिखाई नहीं दे रहा है। और इस बीच अब करीब करीब 100 अंक नीचे इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ और इंट्राडे लो पे इस समय बाजार इस समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ लगातार प्रदीप जी बने हुए हैं। प्रदीप जी, बाज़ार में गिरावट बढ़ रही है अब धीरे धीरे, और हम देख रहे हैं कि HDFC लाइफ, BEL जैसे शेयर में अब दबाव बढ़ा है। BEL अब करीब करीब 3.25% नीचे कामकाज करते हुए। बहुत लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, वो जानना ये चाह रहे हैं कि आखिर में ये डिफेंस और रेलवे में अभी करें क्या। शायद प्रदीप से संपर्क टूट गया है। जैसे ही कोई बाजार के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, आप लोगों को के क्वेश्चन इंडिविजुअल तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे कि जो ज़्यादातर उन शेयरों को जरूर शामिल करें जिस पर कि आप लोगों के सवाल काफ़ी तेज़ी के साथ हमारे साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन मनीष जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्या ये मान के चलें अब आने वाले 1 से 2 साल के अंदर जो है वो, चले मनीष जी भी चले गए, तो हमारे साथ सोलंकी साहब हैं। सोलंकी साहब, अभी 1-2 साल के अंदर आधिकारिक रूप से क्या जो ओल्ड टैक्स रिजीम है सरकार उसको बंद कर सकती है? ये अब जो अभी तक के जो कदम है उसको देख के ही मान सकते हैं? मेरा तो व्यू यही है कि बिल्कुल सरकार जो है इसको पूरी तरह से बंद कर सकती है। और लास्ट बजट में ही जब उन्होंने डिफ़ॉल्ट सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को किया था, तो एक पूरी तरह से डायरेक्शन दे दिया था कि शायद ओल्ड टैक्स रिजीम आगे जाके बंद हो जाएगी। और इस बजट में जिस तरह से बेनिफिट इंट्रोड्यूस किए हैं, तो कहीं ना कहीं ओल्ड टैक्स रिजीम, देखिए 2 तरीके होते हैं, या तो सरकार बंद कर दे या सरकार नए टैक्स रिजीम में इतने बेनिफिट ले आए कि लोग अपने आप उसमें शिफ्ट कर जाएं। पिछले साल हुआ, 7 लाख की इनकम तक के जो टैक्स पेयर थे वो नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट हुए। और इस बार नई टैक्स रिजीम को देखते हुए तो ज़्यादा टैक्स पेयर जो हैं नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट होंगे। तो ये जो अपने आप जो शिफ्ट होगा, इसी में मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम के बाद सरकार जो है ओल्ड टैक्स रिजीम को बंद कर देगी। एक टाइम के बाद ओल्ड टैक्स रिजीम को सरकार बंद कर देगी। सर, अभी आप ये जानना चाहेंगे कि अब ये जो नई टैक्स रिजीम के तहत जो नए बदलाव किए गए हैं, आपको लगता है इससे जो डिमांड है उसको, जो ऑब्जेक्टिव है सरकार का कि डिमांड किसी तरीके से बढ़ाई जाए, वाकई में बढ़ती हुई दिखाई देगी? क्योंकि अभी कंसर्न कई सारे इलाकों को लेकर के है, खासतौर से शहरी क्षेत्र में डिमांड काफ़ी स्लो है। कैपेक्स को बढ़ाया नहीं गया है सरकारी खर्चे को लेकर के, प्राइवेट जो है कैपेक्स उतना ज़्यादा हो नहीं रहा है। क्या सिर्फ एक कदम से प्राइवेट कैपेक्स और बाकी चीज़ें और शहरी डिमांड, ये तमाम चीज़ों को एड्रेस कर पाएगी सिर्फ एक कदम से सरकार? देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि एक बजट जो है पूरी तरीके से हर चीज़ को एड्रेस कर देगा, लेकिन अगर हम पिछले 2-3 साल देखें तो ज़्यादा जो कंजम्पशन का एक क्वेश्चन था, जो कंजम्पशन नहीं हो पा रहा था, सरकार ने उसको आंसर करने की कोशिश की है। क्योंकि सब आपने जो है डायरेक्शन कर दिया, लेकिन अगर लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो फिर कंजम्पशन कैसे होगा? और ख़ासकर मिडिल क्लास जो हमारा टैक्स पेयर है, सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है, तो सरकार ने एक कदम उठाया है कि ज़्यादा इनकम दी है टैक्स पेयर के हाथ में, कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ेगा। इसके बाद सरकार फिर और जो है पॉलिसीज़ को लागू करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंजम्पशन बढ़ता है तो फिर सरकार दूसरी तरफ भी रियायत देगी, जिससे कि कंजम्पशन का जो बेनिफिट है वो ग्रोथ में कन्वर्ट हो सके। न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम पे हम बात करते हैं, लेकिन जब न्यू टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस की गई थी या उसके बाद भी लगातार पुराने जो लोग अभी भी बने हुए 30% के आसपास लोग, उनका ये कहना था कि सरकार जो है वो सेविंग्स को क्यों नहीं बढ़ावा दे रही है, और जो अब इसी बहाने फोर्सफुल सेविंग होती थी, और अगर वो हमारी बंद हो जाएगी, इसी वजह से, इसी लालच में बहुत सारे लोग जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में रुके हुए हैं और वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम को लेकर के। आपका क्या मानना है कि क्या आगे चल करके इस पर कोई व्यवस्था होगी? आपको लगता है कि सरकार चाहती है कि आपके पास पैसे रहें, खुद सेविंग कीजिए, इसके लिए सरकार नहीं कहेगी कि आप पैसे बचाइए? देखिए, अगर ओल्ड टैक्स रिजीम को भी देखें तो उसमें जो बेनिफिट होते थे, उसमें बहुत सारे बेनिफिट ऐसे थे कि जो डिकेड चले आ रहे थे, उनको रिवाइज करने की बहुत ज़रूरत थी, कंसीडरिंग इन्फ्लेशन है और खर्चे बढ़ गए हैं।
तो उनको पूरी तरह से रिवाइज करने की ज़रूरत थी। और जब सरकार ने नई टैक्स रिजीम को लॉन्च किया तो आई थिंक वो मंशा बना ली थी कि उनको रिवाइज करने के बदले न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ये बेनिफिट इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन की तरफ सरकार हमेशा से बोलती रही है कि यूनिफॉर्म टैक्सेशन होना चाहिए, ये अलग अलग जो बेनिफिट मिलते हैं ये नहीं होना चाहिए, और इनकम टैक्स के अंदर ही सारे बेनिफिट होने चाहिए। तो आई थिंक हम उसी तरफ मूव कर रहे हैं और सरकार का डायरेक्शन भी उसी तरफ है कि एक टैक्सेशन होगा, बहुत सारे सेक्शंस नहीं होंगे जिससे कि कन्फ्यूजन पैदा होता है। और पुराने जो बेनिफिट थे, अगर आप 80C को भी देखें तो 80C बहुत टाइम से सेम चला आ रहा था, रिवाइज नहीं किया था, उसमें बहुत सारे बेनिफिट इंक्लूडेड हो गए थे। तो कई मामलों में तो 80C जो है बेनिफिट ही नहीं दे रहा था, खासकर जो सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने उनको रिवाइज करने की बजाय ये ज़्यादा अच्छा समझा कि नए टैक्स रिजीम के अंदर बेनिफिट्स को इंट्रोड्यूस किया जाए।